हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस पर। और आज हम बात करने वाले 17 सितंबर की दोनों शिफ्टों में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के। तो आप आशीष सर के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाली शिफ्ट में भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर की दोनों शिफ्टों में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो फ्रेंड नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड, वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि वर्तमान 2022 अभी प्रेजेंट का पूछ रहा है, तो 2022 के अनुसार पंचायती राज मंत्री कौन है भारत के। फ्रेंड, फैक्ट था, सिंपल क्वेश्चन है, कैबिनेट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2022 के अनुसार पंचायती राज मंत्री कौन थे? गिरिराज सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। फ्रेंड, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज वितरण कब तक के लिए चलाया गया है। तो फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन पूछा था करंट का, तो इसकी डेट याद रखना सितंबर 2022 तक। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, रिपीट हुआ है फ्रेंड क्वेश्चन। आशीष सर ने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन देख के जाएं और पुराने मेरे जितने भी वीडियो बने हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। बिल्कुल आपके 4 से 5 क्वेश्चन 100% आपके फंसेंगे उसमें से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आरआरबी ग्रुप डी रिपीट कर रहा है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद आ गया हो, चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन राजस्थान में हुआ था। तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है फ्रेंड? वन संरक्षण से। कुछ फैक्ट भी है फ्रेंड, हमको याद रखने हैं। अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान में चिपको आंदोलन के जैसा एक आंदोलन हुआ था, उसकी अग्रणी महिला नेता रही थी। तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध वन संरक्षण से है, लेकिन अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसी के जैसा एक आंदोलन था, उसकी एक अग्रणी महिला थी, मतलब मेन नेता थी ये महिला के रूप में अमृता देवी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कर दीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? फ्रेंड, इसके बारे में 2 शब्द आपके लिए बोलूँगा मैं। क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, और कम से कम इस जो आपको बताने वाला हूँ आगे, इसमें से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए, मतलब 3 शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अभी तक आरआरबी ग्रुप डी पूछ चुका है। तो फ्रेंड, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर करते जाइए। और अब आगे चलते हैं हम, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया फ्रेंड? तो इसकी डेट याद रखना, 2004 को तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। फ्रेंड, भारत के 6 अन्य शास्त्रीय भाषा भी घोषित हो चुकी है, उनका वर्ष हमको याद रखना है। फ्रेंड, कुछ फैक्टें याद रखना, 100% आशीष सर की भविष्यवाणी है, आने वाली शिफ्टों में 1-2 क्वेश्चन फिर से रिपीट मारेगा आरआरबी, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, तमिल भाषा जो है कब शास्त्रीय भाषा घोषित हुई? 2004 में। संस्कृत फ्रेंड 2005 में घोषित हुई, तेलुगु 2008 में, और कन्नड़ भी इसी के साथ 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित कर चुका है। अगला क्वेश्चन इसी में रहेगा, मलयालम को 2013 में राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, और ओडिया, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछ चुका है। तो ओडिया जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो इन सारी चीज़ें आपको याद रखना, आने वाली शिफ्ट में आ सकती है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका डिस्कस आपको खुद करना है। क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की कौन सी नदी है जो विलुप्त हो गई है जो फिर जीवित हो गई है? फ्रेंड, इस टाइप से कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे, ठीक है फ्रेंड, बच्चों के द्वारा। तो ध्यान से सुनिए इसका। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर। तो राजस्थान की जो विलुप्त नदी के रूप में लूनी नदी या डून नदी के नाम सुनने को आता है, लेकिन एक सर्वे में बताया गया है कि केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ
राजस्थान के जैसलमेर, मतलब एक सर्वे हुआ था उसमें हरियाणा पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले। मतलब सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है कि इसके मौजूद प्रमाण मिले क्योंकि यह पहले लुप्त हो गई थी। तो आपको इसका थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना है इस क्वेश्चन को। आपकी लूनी नदियाँ, डून नदियाँ, सरस्वती नदी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था अगला। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फेंक रहा है आरआरबी फैक्ट। ठीक है, हिस्ट्री के सीधे सीधे फैक्ट फेंक रहा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट। अब आपको थोड़ा सा और डाटा याद रखना है। तो होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव में की थी। किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसका अधात्विक गुण सबसे अधिक होता है? फ्रेंड फैक्ट है, लेते जाओ, झेलते जाओ। तो किसका अधात्विक गुण सबसे अधिक होता है? फ्रेंड आंसर आएगा फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था कि नीले कचरे के डब्बे में कौन सा कचरा फेंका जाता है? फ्रेंड सिंपल क्वेश्चंस था लेकिन बच्चे कुछ हद तक गलत भी करके आए। मैं आपको बताने वाला इसका राइट आंसर कि नीले कचरे के डब्बे में कौन सा कचरा फेंका जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर अब लगा के आ जाना, सूखा कचरा नीले डब्बों में फेंका जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूखा कचरा किस टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड हमारा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का आर्टिकल कौन सा है? मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है कि इन दोनों को अलग करने का आर्टिकल कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50, जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के बारे में बताएगा। तो आर्टिकल 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन एक और करंट का क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था। स्पोर्ट्स फिर बोल रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ के जाए, साइंस अच्छे से पढ़ के जाएं क्योंकि साइंस से, एसिड से और अभिक्रिया वगैरह से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, भर भर के फेंक रहा है क्वेश्चन आरआरबी हर शिफ्ट में। और मैं आपको बता दूं कि डोबेराइनर और न्यूलैंड वगैरह जो एलिमेंट वाला टॉपिक है साइंस का, हमारा तत्वों की आवर्त सारणी वाला है, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको कि रिपीट फिर से मारेगा। तो सारे स्पोर्ट्स का डाटा और जितनी भी चीज़ें ओलंपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब आपको अच्छे से पढ़ के जानिए। अगला क्वेश्चन था, नवंबर 2021 के अनुसार भारतीय टीम के कोच हैं, रट लीजिए, आने वाले शिफ्ट में फिर फेंकेगा राहुल द्रविड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2021 के अनुसार भारतीय टीम के कोच हमारे राहुल द्रविड़ बने हैं। ठीक है फ्रेंड, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला एक और फैक्ट पूछा था सिंपल सा, निम्न में से कौन सा त्योहार क्वेश्चन गलत हुआ है कुछ, पारसी धर्म से संबंधित था। ये क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा त्योहार पारसी धर्म से संबंधित था। यहाँ पर पाठ गलती से बाय मिस्टेक हो गया, तो पारसी से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा धर्म है जो कि पारसी धर्म से संबंधित हैं। तो नवरोज त्योहार जो है वो पारसी धर्म से संबंधित है, तो पारसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नवरोज त्योहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा कि रेलवे ट्रैक से जानवरों को बचाने के लिए कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई। मतलब जो रेलवे ट्रैक पर बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं ना, बहुत सारा गाय वगैरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई। तो फ्रेंड इसका फैक्ट याद रखना आपको, उस योजना का नाम था सुरक्षा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड ये योजना है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो अगस्त 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया। तो कौन सी योजना थी? सुरक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड वीडियो को अगर लाइक नहीं करा, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं मैं फ्रेंड, तो जल्दी से लाइक करके शेयर करते जाइए। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको जरूर दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन मारा है, पहले भी बता चुका हूँ आरआरबी में
कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल और इतने इजी होते हैं जिसमें बच्चे गलती करके आते हैं। तो फ्रेंड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चाहिए सबको पता है। सूर्य का प्रकाश चाहिए हमको, क्लोरोफिल चाहिए जिसको हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, जल चाहिए, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या था। तरुण लोन के तहत कितने रुपए की रकम लोन के रूप में प्रदान की जा सकती है। तो फ्रेंड इसका सिंपल सा डाटा याद रखना है, दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए हैं। तो तरुण लोन के तहत कितने रुपए की रकम जो लोन के रूप में प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की रकम प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आज का ही क्वेश्चन है लेकिन आपको मैंने दिया है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कमेंट योर आंसर। आपको डेली में कोई क्वेश्चन देता हूँ कमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था, किस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने ग्रेड ए से हटा दिया है। मतलब इंडियन टीम में कुछ खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई ने ए ग्रेड से हटा दिया है। तो ये आज की शिफ्ट में क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं बिल्कुल वेट करूंगा आपकी कमेंट का। तो फ्रेंड वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दर्रे से क्वेश्चन मारा फिर से ज्योग्राफी का। तो रोहतांग दर्रा किसे जोड़ता है, बता दीजिए सर। बिल्कुल बताऊंगा भाई साहब आपको। मनाली को लेह से, जो रोहतांग दर्रा है बहुत ब्यूटीफुल दर्रा है, ठीक है हमारे। तो फ्रेंड मनाली को लेह से जोड़ता है। अब कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं आपको। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह मनाली को लेह तक सड़क मार्ग को जोड़ता है। तो क्या याद रखना है आपको कि यह मनाली को लेह तक सड़क मार्ग से जोड़ता है और इसकी लंबाई जो है समुद्र तल से लगभग 4111 मीटर है। मतलब इतनी ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा था, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। इसे देवमाली भी बोल सकते हैं, देवमाली भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमको। तो फ्रेंड ये जो पर्वत शिखर है ये हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है। फ्रेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। और जब जब मैंने आपको कहा है क्वेश्चन रिपीट होगा, वो क्वेश्चन 100% रिपीट होगा, क्योंकि आपको मैंने डोबे राइनर का त्रिक नियम भी बताया। अभी तक कम से कम 6 से 7 बार रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में है। तो देवमाली 1672 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर जो कि ओडिशा में है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 1672 मीटर ऊंचा यह पर्वत शिखर ओडिशा में पूर्वी घाट पर स्थित है और यह ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड 2 क्वेश्चन मिल गए। एक, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में, ओडिशा में है और यह ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसकी लंबाई है 1672 मीटर। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। फ्रेंड पूरे भारत में, इंडिया में फ्रेंड बहुत जगह पार्श्वनाथ मंदिर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था। तो ऑप्शन में हमारा मध्य प्रदेश था, तो हमारा राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार और आवेश में क्या बदलाव होता है। फ्रेंड क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और मैं आपको बता दूं कि जो तत्वों का वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है क्लास साइंस में, क्लास 10th का, उससे अभी तक कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन गए हैं सारे शिफ्टों में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको भी पढ़कर जाएं। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार और आवेश में क्या बदलाव होता है। तो आवेश घटता है तथा आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि सर पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और KLM ये जो भी प्रॉपर्टीज रहती है ये आगे जाके फील होती जाती है, इसलिए उसका आवेश घटता है और आकार बढ़ता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। फ्रेंड इंद्रधनुष है तो इसका फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण से, मतलब मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। अब कुछ फैक्ट भी हैं इसको कि इंद्रधनुष क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड आप सबको पता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो इसी से रिलेटेड यह सरकार ने इंद्रधनुष मिशन लॉन्च किया था टीकाकरण से। तो इसको जान लेते हैं अच्छे से। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य
उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। मतलब 2020 तक का उन्होंने गोल रखा था, उद्देश्य रखा था कि उन बच्चों को भी टीके लगाने हैं जिन्हें टीके नहीं लगे। अब सर कौन सी बीमारी, ये बता दीजिए। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना, तो 7 बीमारियों के बारे में डिस्कस करा है। तो फ्रेंड पहला हमारा आ जाएगा इसमें डिप्थीरिया, दूसरा आ जाएगा बलगम, तीसरा आ जाएगा टिटनस, चौथा आ जाएगा पोलियो, अगला आ जाएगा तपेदिक, और इसके बाद खसरा, और आखिरी में हेपेटाइटिस बी। ये सारी बीमारी याद रखनी है आपको। तो कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं? डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगने चाहिए। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हैं? 7 बीमारियों से, जिनके नाम आपके सामने मैंने अच्छे से लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी। तो ये फैक्ट भी आपको एग्जाम में याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछ लिए थे भैया। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, करंट का क्वेश्चन है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। मतलब कर्नाटक उच्च हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऋतुराज अवस्थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था, दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए वीडियो आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि दोनों शिफ्टों में के जो सारे क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं ला चुका हूं। और इन क्वेश्चन में से, और जो पुराने मैंने वीडियोस बनाए उन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तीसरी बार आपको बोल रहा हूं कि आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट 100% होंगे। तो ये भी आपको सारे ध्यान रखना है। तो फ्रेंड क्वेश्चन था हमारा कि किस भारतीय को 2021 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अब फ्रेंड ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है ये 2021 का किस भारतीय को मिला? फ्रेंड कौन से खिलाड़ी को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनू मांकड़। तो हो जाएगा मीनू मांकड़, इसका मांकड़ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो फिर ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, पंचायत चुनाव कौन कराता है? सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में पूछा है, कौन से अनुच्छेद में है? फ्रेंड अनुच्छेद भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में, आर्टिकल से क्वेश्चन फ्रेंड बन रहे हैं, तो आप अच्छे से आर्टिकल भी पढ़ के जाएं। तो फ्रेंड इसका क्वेश्चन हमारा पूछा है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का प्रावधान 112 अनुच्छेद में बताया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था हमारा कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देवप्रयाग, तो इससे भी आप पढ़ सकते हो कि देवप्रयाग पूछा है तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सी नदियों के संगम पर ये बनते हैं, क्योंकि इस बार अगर क्वेश्चन पूछा तो आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथ। मतलब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथ नदी है। तो आप रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग भी आप अच्छे से, और कर्णप्रयाग, तीनों अच्छे से पढ़कर जाएं। तो फ्रेंड ये हमारे क्वेश्चन रहे थे आज 17 सितंबर की दोनों शिफ्टों के पेपर की मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और ये 17 सितंबर की दोनों शिफ्टों के आरआरबी ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस आपके सामने मैंने रख दिया। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि 100% रियल एनालिसिस आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।